नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की वार्ता के बाद विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में एआई को लेकर उनका दृष्टिकोण संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार पर आधारित। इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कर्नाटक के वेमागल में H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने के लिए भारत की पहली असेंबली लाइन का लोकार्पण। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान ने आज ढाका में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अमेरिका और ईरान ने परमाणु वार्ता का दूसरा दौर आयोजित किया। ईरान ने कहा, मुख्य सिद्धांतों पर सहमति बनी। और T20 क्रिकेट विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश के कारण रद्द। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की वार्ता के बाद विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा हुई है। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर लोगों की साझेदारी बन गई है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में एआई को लेकर उनका दृष्टिकोण संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार पर आधारित है। श्री मोदी ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के आरंभ पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये साझेदारी शांति के लिए भरोसेमंद सहारा है। उन्होंने फ्रांस को हिंद महासागर क्षेत्र में एक जरूरी साझेदार बताया। प्रधानमंत्री ने भारत में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए फाइनल असेंबली लाइन संयंत्र के उद्घाटन को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण का बड़ा उदाहरण बताया। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस टू द टॉलेस्ट माउंटेन। श्री मोदी ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते का भी जिक्र किया। वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में अभूतपूर्व गति लाएगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारत फ्रांस का रिश्ता आपसी भरोसे के ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो आज दुनिया में अनोखा है। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का शुभारंभ करते हुए श्री मैक्रों ने कहा कि दोनों देश अब सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि विचारों का भी व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन टैंक टैलेंट और स्टार्टअप्स के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की ताकि वे खासकर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में फ्रांस के साझेदारों के साथ मिलकर काम कर सकें।
इससे पहले राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुंबई में ऐतिहासिक ताजमहल पैलेस होटल में 26 नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि फ्रांस के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के असीमित अवसर सृजित किए हैं। रक्षा मंत्री ने कर्नाटक के वेमागल में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि इस संयंत्र में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन आज सामाजिक भलाई के लिए और ग्लोबल साउथ में सहयोग, AI गवर्नेंस, नैतिकता और नियामक ढांचे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI और डेटा नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर केंद्रित कई विषयों पर पैनल चर्चाएं हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। समिट के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत के स्वास्थ्य सेवा में AI की रणनीति सही और स्वास्थ्य AI के लिए बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म बोध की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत AI के जरिए हेल्थ टेक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रहा है। स्केलिंग इम्पैक्ट फ्रॉम इंडिया सॉवरेन AI सत्र में इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह ने कहा कि भारत हरित ऊर्जा के जरिए AI कंप्यूटिंग को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारत वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है और प्रतिस्पर्धी लागत पर डेटा सेंटर क्षमता उपलब्ध करा रहा है। सारी कंपनियां आई हैं अपने देश की और विदेशों की, वो सारी टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको शो कर रही हैं। AI का जितना प्रयोग हो सकता है, हम अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छा कर सकते हैं, किसानों को कैसे बेनिफिट कर पा सकते हैं, हेल्थ केयर में कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ दिखाई जा रही है। AI इम्पैक्ट समिट ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI सम्मेलन है। इस कार्यक्रम में 20 देशों के विश्व नेता शामिल हो रहे हैं। 100 से अधिक देशों को इस समिट के लिए आमंत्रित किया गया है और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 वैश्विक AI एजेंडा तय करने में भारत की मजबूत भूमिका को और सशक्त बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि विश्व भर में भारत की नई पहचान इस समिट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नौजवानों में बहुत उत्साह है AI के लिए और जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है, उस एनर्जी से स्पष्ट है कि विश्व भर में भारत की जो पहचान बनी है AI के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में देश की नई पहचान बनाई है, वो एकदम स्पष्ट इस दुनिया के सबसे बड़े AI समिट में दिखाई देता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू ने कहा है कि AI कहानी कहने की कला को पूरी तरह से बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री जाजू ने कहा कि AI देश भर के कहानीकारों को विशाल मंच और अवसर प्रदान करेगी। AI इम्पैक्ट समिट में क्रिएटर्स के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स हैं, वो जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, जो हमारे क्रिएटर्स उसको यूज कर रहे हैं, वो एक अपने आप में एक हमारे देश के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यंग क्रिएटर्स हमारी स्टोरीज को दुनिया भर में पहुंचाएंगे और न केवल उसको अपना बिजनेस बनाएंगे, बट साथ ही साथ हमारे देश की सॉफ्ट पावर को भी दुनिया तक पहुंचाने में हमें मदद करेंगे। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका और गयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों ग्लोबल साउथ की भरोसेमंद और विश्वसनीय आवाज बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक बातचीत को आकार दे रहा है और ज्यादा संतुलित तथा सबको साथ लेकर चलने वाली विश्व व्यवस्था में योगदान दे रहा है। श्री मोदी ने ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 के लिए लिखित भाषण में ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जब दुनिया मुश्किल समय में मजबूत नेतृत्व की तलाश कर रही है, तो भारत उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। एक न्यूज एजेंसी से साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि आज AI सभ्यता बदलने के मोड़ पर है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसीलिए भारत ने जानबूझकर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को ऐसे प्रभाव के आसपास बनाया है जो सिर्फ नवाचार ही नहीं बल्कि मतलब वाले और बराबर नतीजे भी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करने वाली भावना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भारत की सभ्यता परक सोच को दिखाती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसी दृष्टिकोण के साथ लगातार नई पहल शुरू कर रही है। जयपुर में किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को स्मार्ट और सशक्त बनाकर अच्छी जानकारी देना है। कृषि मंत्री ने कहा कि अब एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए किसान फसल पर आधारित वैज्ञानिक सलाह, मंडी के दाम, मौसम के अपडेट और अन्य जरूरी जानकारी पा सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में 75 सीएम श्री विद्यालय स्कूलों का लोकार्पण किया। सरोजनी नगर स्थित सीएम श्री स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि सीएम श्री स्कूल मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उत्तम शिक्षा तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे की गारंटी देते हुए लाभ पहुंचाते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने आज नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के अंतर्गत लगभग 18 महीने की अनिश्चितता के बाद ये नया राजनीतिक अध्याय है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। बाद में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रालयों का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है। समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनीतिक नेता और सेना के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे। शपथ के बाद बिरला ने संसद भवन में नए प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी शपथ के साथ लगभग 2 दशक बाद बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी हुई है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ वार्ता का दूसरा दौर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान और अमेरिका परमाणु वार्ता के दूसरे दौर में मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमत हो गए हैं, लेकिन अब भी कुछ काम करना बाकी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करना चाहता है। गुजरात में चुनाव आयोग ने 3.5 महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या अब 4,40,30,725 है। मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद 5,60,000 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। T20 क्रिकेट विश्व कप के बड़े उलटफेर में ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। ग्रुप बी में आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने से जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो गई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच मुंबई में स्कॉटलैंड ने नेपाल को 171 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक नेपाल ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए हैं। वहीं न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की वार्ता के बाद विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत में एआई को लेकर उनका दृष्टिकोण संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार पर आधारित। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक पहचान को स्पष्ट रूप से दिखाई दी जा रही है। कर्नाटक के वेमागल में H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने के लिए भारत की पहली असेंबली लाइन का लोकार्पण।
और T20 क्रिकेट विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।